हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। आज की क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म में हम लोग को टोटल कितना टर्म क्लियर करना जो कि हम लोग को अकाउंटिंग में हेल्प कर सकता है। देखिएगा, फर्स्ट है बिजनेस ट्रांजेक्शन, सेकेंड अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटी, एसेट्स, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेज, सेल्स, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल और गुड्स हो गया इधर। ठीक है। उसके बाद देखिएगा वाउचर, डिस्काउंट, जीएसटी, एंट्री, बैड डेब्ट्स, ये सब अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट, रेवेन्यू, एंटिटी, टर्नओवर, लाइव स्टॉक और इन्वेस्टमेंट। तो चलिए सबसे फर्स्ट टर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन हम लोग क्लियर करते हैं। देखिएगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट द चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए, बिजनेस में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है उससे हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता है। ठीक है। तो चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी इज नोन एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अब चलिए सेकेंड है अकाउंट। एन अकाउंट इज अ प्लेस। अकाउंट क्या एक हमारा प्लेस है वेयर ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ अ पर्सन और अ बिजनेस आर रिकॉर्डेड। ठीक है। कोई भी उस हमारा अकाउंट क्या एक प्लेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पर्सन से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम, सबके लिए हम लोग एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं। ये हमारा अकाउंट हो गया। नेक्स्ट है देखिएगा कैपिटल। It is the total amount invested by the owner और प्रोप्राइटर। अगर ओनर या प्रोप्राइटर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, कैपिटल। अब ये अमाउंट हमारा, दिस अमाउंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, एसेट्स एंड कैश। बिजनेस में अगर हम कैश इन्वेस्ट किए तो कैश ही हमारा कैपिटल हो गया। अगर हम एसेट्स लगाए बिजनेस में तो एसेट्स हमारा कैपिटल हो गया। या फिर गुड्स भी बिजनेस में लगाया तो हमारा कैपिटल हो गया। यानी बिजनेस स्टार्टिंग के समय हमारा गुड्स, कैश या फिर एसेट्स अगर हम इन्वेस्ट करते तो कैपिटल की हो जाएगा। अब चलिए ड्राइंग। कैश और गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड फ्रॉम बिजनेस फंड कॉल्ड ड्राइंग। देखिए, अगर बिजनेस से कैश या गुड्स ओनर क्या कर रहा है, पर्सनल पर्पस के लिए विथड्रॉ कर रहा है या किसी भी तरह का प्राइवेट पेमेंट बिजनेस के फंड से कर रहा है, तो ये हमारा ड्राइंग होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टर्म क्लियर करते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट टर्म है लायबिलिटी। लायबिलिटी हो गया डेब्ट्स और ऑब्लिगेशन दैट अ बिजनेस ओज टू आउटसाइडर। एस लायबिलिटी हम उसको बोलेंगे जो हमारा कोई भी लोन है, कोई भी ऑब्लिगेशन है जिसको क्या करता है बिजनेस आउटसाइडर को जिसको पे करना होता है। ठीक है, वो हमारे लिए लायबिलिटी हो गया। लायबिलिटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट है इंटरनल लायबिलिटी, सेकेंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो चलिए इंटरनल लायबिलिटी होता है क्या, देखिए, all amount which a business entity has to pay to the proprietor or owner। देखिए, ऐसा अमाउंट जो बिजनेस एंटिटी पे करता है प्रोप्राइटर या ओनर को, वो हमारा इंटरनल लायबिलिटी होता है। सच एज कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर बिजनेस को प्रॉफिट भी होगा तो ओनर को देगा। ठीक है। अब चलिए इसके बाद है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी और एनी डेब्ट्स बता रहा, और ऑब्लिगेशन दैट अ बिजनेस ओज टू आउटसाइडर। ऐसा लायबिलिटी या डेब्ट्स बोलेंगे या ऑब्लिगेशन जो बिजनेस क्या किसको पे कर रहा है, बिजनेस एंटिटी आउटसाइडर को, तो हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया। और एक्सटर्नल लायबिलिटी इसमें देखिए क्रेडिटर्स हो गया, लोन हो गया, टैक्स हो गया, ये सब हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया। अब देखिए एक्सटर्नल लायबिलिटी को भी डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। देखिएगा स्टूडेंट, external liability are divided into two parts. First है नॉन करंट लायबिलिटी, सेकेंड है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को फिक्स्ड लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। अब देखिए, नॉन करंट लायबिलिटी आर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डेब्ट्स। बिजनेस डज नॉट हैव टू पे बैक विद इन अ ईयर। देखिए, ये ऐसा लायबिलिटी जिसका पेमेंट हम लोग मोर देन 1 ईयर या मोर देन आफ्टर 12 मंथ या मोर देन 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर हम लोग पे करते हैं। ठीक है।
यानी 1 साल के अंदर हम लोग जिसका पेमेंट नहीं करते वो हमारे लिए नॉन करंट लायबिलिटी हो गया। अब जैसे एग्जांपल हो गया लॉन्ग टर्म लोन हो गया, डिवेंचर हो गया, डिवेंचर को हम लोग बॉन्ड्स भी बोलते हैं। डिवेंचर क्या होता है, जब कंपनी कोई भी कंपनी अगर पब्लिक से लोन लेता है तो उसको डिवेंचर बोलते हैं। अब चलिए देखिए करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म डेब्ट्स पेबल विद इन 12 मंथ, ऐसा लोन ऐसा लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमको कब करना है, 12 मंथ के अंदर करना है या 1 साल के अंदर करना है, तो हमारा करंट लायबिलिटी होता है। अब चलिए एसेट्स, एसेट्स होता क्या, वैल्यूएबल थिंग्स ओन बाय बिजनेस दैट हैव अ मनी वैल्यू। देखिए ये हमारा वैल्यूएबल थिंग्स होता है जो कि बिजनेस के द्वारा ओन किया जाता है, जिसका एक मनी वैल्यू होता है। एसेट्स में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी, एसेट्स को भी देखिएगा डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया। देखिए फर्स्ट है नॉन करंट एसेट, जिसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। नॉन करंट एसेट्स रिफर टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यू यूज इन द बिजनेस। देखिए नॉन करंट एसेट्स ऐसा एसेट्स है जिसको हम बिजनेस में कंटिन्यू यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड्स और सर्विसेज है, इसको हम लोग सेल नहीं करते, आर नॉट मींट फॉर सेल। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम लोग बेचते नहीं है, बस हम लोग परचेज करते हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, जिससे हमारा बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। देखिए एग्जाम्पल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, मोटर बाइक, etc। ये सब एसेट्स को हम लोग परचेज करते हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, ना कि हम इसको सेल करते हैं। ठीक है, अब इससे हमारा क्या होता है, बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है। अब चलिए नॉन करंट एसेट्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया, यानी फिक्स्ड एसेट्स को भी डिवाइड किया गया। देखिए फर्स्ट है टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स ऐसा एसेट्स होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और सीन कर सकते हैं, यानी जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। देखिएगा टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच, in other words which have a physical existence such as a land and building, plant and machine, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, etc। ये सारा एसेट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, यानी सीन भी कर सकते हैं और इसको टच भी कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए टैंजिबल एसेट्स हो गया। अब देखिएगा इनटैंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट टैंजिबल एसेट्स का अपोजिट हो गया। इन ये दोनों हमारा नॉन करंट एसेट्स के ही अंदर आता है। इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड दस कैन नॉट बी सीन और फील्ड, इसको ना तो हम सीन कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सच एसेट्स आर गुडविल, गुडविल क्या, रेपुटेशन, किसी का रेपुटेशन को ना तो हम गुड नेम को ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, ओनली हम क्या कर सकते हैं, इसको फील करते हैं। ठीक है, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है, ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेडमार्क क्या हो गया, ब्रांड हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, वाईफाई हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, इसको ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम इसको टच कर सकते हैं, यानी इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है करंट एसेट। देखिए अब करंट एसेट, देखिए ये हमारा सेकेंड एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स के अंदर टेंजिबल और इनटेंजिबल पड़े थे, अब करंट एसेट सेकेंड नंबर। द करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर मीन फॉर सेल। देखिए ये ऐसा एसेट्स है जिसका मतलब ही होता है सेल करना और उसके बदले में कैश लेना, फॉर सेल, और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश। मैनेजमेंट चाहता है कि इसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर ले विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर। एज सच दीज एसेट्स आर डेटर्स। अब जैसे डेटर्स है, डेटर्स यानी कस्टमर, अब कस्टमर को हम गुड्स बेचे क्रेडिट में तो हमको 1 साल के अंदर पेमेंट करेगा, अगर 1 साल के अंदर हम पेमेंट नहीं किया तो हम लोग उसको क्या मान लेंगे, बैड डेब्ट्स मान लेंगे। फिर स्टॉक हो गया, जैसे गुड्स, गुड्स को भी बेचेंगे तो उसका पेमेंट हम लोग को इमिडिएटली मिलना चाहिए। कोई भी बिल है जिसका पेमेंट हमारा इमिडिएटली यानी विद इन 1 ईयर होगा, तो ये सब हमारा डेटर्स, स्टॉक, बिल, रिसीवेबल आर आल्सो कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ठीक है, अब चलिए उसके बाद है फिक्टिशियस या फिर नॉमिनल एसेट्स। देखिए दीज आर द एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट
कैन बी ड्राइव। देखिए ऐसा एसेट्स है ना तो हम इसको सेल कर सकते हैं और ना ही हमको इमिडिएटली बेनिफिट देता है। These assets such as include debit balance of profit and loss and the expenditure not at retain off such as advertisement expenses etc। देखिएगा यहाँ पर हमारा बता रहा है कि जो हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, ठीक है, ये हम लोग को फर्दर बेनिफिट नहीं देता और ना ही हम इसको सेल कर सकते हैं। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये भी हमारा बैलेंस शीट के एसेट्स में शो होता है और एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी बैलेंस शीट के एसेट्स में शो होता है। ये सब हमारा सारे फिक्टिशियस एसेट्स है, नॉमिनल एसेट्स है, इसको हम रियलाइज नहीं कर सकते इन कैश में। दीज आर नॉट अ रियली एसेट्स, ये हमारा एक्चुअल में रियल में एसेट्स होता नहीं है बट आर सो ऑन एसेट साइड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग देम टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए इसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं क्योंकि इसको हम लोग फर्दर फिर क्या करेंगे, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमारा टाइम पीरियड ओवर होता है। ठीक है, अब चलिए हमारा नेक्स्ट टर्म है, देखिए नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंडिचर। देखिएगा एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इंकरिंग अ लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। देखिएगा ऐसा डिसबर्समेंट ऑफ कैश जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या इंकरिंग अ लायबिलिटी, मान लीजिए अगर हम कोई एसेट्स खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम कैश पेमेंट कर रहे हैं या फिर अगर हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो मेरा लायबिलिटी क्या हो रहा है, मनी लायबिलिटी हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा, या फिर हम कोई सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। यानी एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इंकरिंग अ लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर में बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। अब एक्सपेंडिचर को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड थर्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो चलिए देखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, एनी एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड इन एक्वायरिंग और आपका इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ऐसा एक्सपेंडिचर जो हम लोग एसेट्स को खरीदने में खर्च करते हैं जिससे हमारा एसेट्स क्या होता है, इंक्रीज होता है, इज टर्म एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एज सच द अमाउंट एक्सपेंड ऑन द परचेज और इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर, या तो हम परचेज करते हैं या उसके प्रोडक्शन या निर्माण में हम खर्च करते हैं। ठीक है, जैसे बिल्डिंग के निर्माण में, प्लांट के निर्माण में, फर्नीचर के निर्माण में। ठीक है, तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब नेक्स्ट देखिएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए ऐसा एक्सपेंडिचर है जो हम लोग को एक अकाउंटिंग ईयर में फुल बेनिफिट देता है। ठीक है, एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच received during one accounting period is termed as a revenue expenditure such as cost of goods sold, salaries, rent, electricity charge। ये हमको साल में क्या करता है, फुल बेनिफिट हम लोग को देता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सर्विस लेते हैं तो सैलरी पे करते हैं, रेंट पर हम बिजनेस अगर यूज करते हैं, एक बिजनेस करते हैं हमारे जो रेंट पर, तो हम रेंट देते हैं। तो ये सब हमारा ऐसा एक्सपेंडिचर है इसको पे करने के बाद हम फुल बेनिफिट हमको मिलता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया ईटीसी। अब चलिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर बोलते हैं जो कि स्थगित करना, जिसको हम लोग बाद में करेंगे। ऐसा खर्च जो अभी हम लोग क्या किए, टाल दिए हैं, इस खर्च को हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, देयर आर अ सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन नेचर बट द बेनिफिट ऑफ द विच इज लाइकली टू बी ड्राइव ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, सच एक्सपेंडिचर आर टर्म एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्च जिसका लाभ कई वर्षों तक हमको मिलता है, इसलिए उसका पूरा खर्च हम क्या वो एक ही वर्ष में हम लोग शो नहीं करते, एक ही वर्ष में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये हम लोग क्या करते हैं, हर एक साल हम लोग कुछ ना कुछ पार्ट हम लोग एक्सपेंस करते हैं। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा, और फॉर्म एक्सपेंड अ ह्यूज अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट फॉर्म खर्च कर रहा है, मान लीजिए ऑफ रुपीज 2 लाख ऑन एडवर्टाइजिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। एक नया प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए वो क्या करता है, एडवर्टाइजिंग में खर्च करता है। एंड इट इज एस्टिमेट दैट इट्स बेनिफिट विल दैट लास्ट 4 years।
वो एज्यूम करता है कि हमको पिछले 4 साल से ये हमको बेनिफिट दे रहा है, तो हम एक बार में क्यों खर्च करेंगे। हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देखिए, इन दिस केस ₹50,000 विल बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ईच ईयर फॉर 4 consecutive ईयर। यानी हम लोग को हमको पता है कि 4 साल में हमको ये बेनिफिट मिलेगा, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, तो हम एक बार में इतना बड़ा अमाउंट खर्च ना करके हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी 50,000 एवरी ईयर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिएगा, नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड एक्सपेंस। देखिए, एक्सपेंसेस हम लोग ऐसा खर्च को बोलते हैं जो हमारा गुड्स के प्रोडक्शन और उसको बेचने तक में जो खर्च होता है, इस यानी प्रोडक्शन से लेकर के सेलिंग तक में जो भी एक्सपेंसेस होता है, वो हमारा जो खर्च होता है उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं, या सर्विसेज लेने में, ठीक है। फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द टर्म एक्सपेंसेस, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, etc. फिर डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स caused by the use of such assets for a business purpose, ठीक है। और डिप्रिसिएशन इज ऑल्सो एन एक्सपेंसेस, ये सारा हमारा एक्सपेंसेस में ही आएगा। इनकम, इनकम इज अ डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। देखिए, इनकम रेवेन्यू से डिफरेंट होता है। अगर हम गुड्स को बेच रहे हैं तो जो सेलिंग अमाउंट है वो हमारा रेवेन्यू हो गया, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो गुड्स का कॉस्ट है इसको हमको बेचना है, वो हमारा एक्सपेंसेस हो गया। और जो भी सरप्लस आएगा रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, वो हमारे लिए इनकम होगा। अब जैसे इनकम ज्यादा, हमारा रेवेन्यू ज्यादा हुआ तो इनकम, और एक्सपेंसेस ज्यादा होगा तो लॉस होगा। अब चलिए देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि द गुड्स कॉस्टिंग ऑफ ₹4 लाख आर सोल्ड फॉर ₹5 लाख, द सेल अमाउंटिंग टू ₹5 लाख इज द रेवेन्यू। जो सेलिंग अमाउंट है उसको हम लोग रेवेन्यू मान लिए 5 लाख को, ठीक है। द कॉस्ट अमाउंटिंग टू ₹4 लाख, कॉस्ट हमारा कितना है, 4 लाख है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। कॉस्ट हमारा कितना है, 4 लाख है, तो ये हमारा एक्सपेंसेस हो गया। एंड डिफरेंस बिटवीन, एंड डिफरेंस बिटवीन द टू, ₹1 लाख इज द इनकम हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा क्या हो गया, इनकम हो गया। इट कैन दस बी एक्सप्रेस एज इनकम इक्वल टू होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब चलिए, हमारा नेक्स्ट टर्म है प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट क्या होता है, देखिए कोई भी एक सेल को हम रेवेन्यू मानते हैं, टोटल सेल्स पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड में जो हमारा टोटल सेल्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। तो इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर अ टोटल एक्सपेंसेस। एक साल का टोटल रेवेन्यू से अगर हम टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, ठीक है, ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, एक साल में, उसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। देखिए, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर अ टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड आर कॉल्ड प्रॉफिट। तो चलिए, अब हमारे टोटल 10 टर्म हुआ। अभी हम लोग को 22 टर्म और भी क्लियर करना है स्टूडेंट। तो इसका हमारा 3 पार्ट आएगा वीडियो का, ये पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, फिर जाके चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।